चलिए जी, अब सारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गए आपके, हो गए सारे के सारे 7 लॉ। अब चलते हैं अपन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बाद। ठीक है, जानते हो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है? किसने दी थी? वो तो नाम के अंदर ही लग रहा होगा आपको, डाल्टन ने दी है। अब ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है, क्या बताती है, क्या क्या इसके ड्रॉबैक है, वो अब एक एक करके अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देखो बच्चों, नाम तो सुने होगा डाल्टन, अरे ऐसा और ना। ठीक है, देखिए डाल्टन ने सबसे पहले क्या बताया था कि जो एटम होता है ना, एटम, ये दो टर्मिनोलॉजी से, ए और टॉम। ए का मतलब होता है नॉट और टॉम का मतलब क्या होता है? कटिंग, मतलब जिसे और फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो इसने एटम की एक डेफिनेशन दी, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर व्हिच कांट बी फर्दर सबडिवाइडेड इज कॉल्ड एटम। जैसे मान लेते हैं ये पेन में, इसको तोड़ता गया तोड़ता गया तोड़ता गया तोड़ता गया, लास्ट में बिल्कुल छोटा सा, एक छोटा सा वो मिला मुझे पार्टिकल। मैंने कहा भैया ये नहीं टूट रहा है, उसको किसने नाम दिया? एटम। ठीक है, तो एटम की डेफिनेशन अगर अकॉर्डिंग टू डाल्टन बोले तो क्या लिखोगे? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर विच कांट बी फर्दर सबडिवाइडेड इज कॉल्ड एटम। लेकिन इसकी ये डेफिनेशन जो थी वो आज के रेस्पेक्ट में मेरी बात समझ में आ रही? और सबसे बड़ी बात, एटम वर्ड ही गलत है। क्यों साहब एटम वर्ड गलत क्यों है? क्योंकि एटम खुद ही क्या कह रहा है कि मुझे आगे काट नहीं सकते। लेकिन अकॉर्डिंग टू द 19th सेंचुरी, यानी कि 19th सेंचुरी के बाद जितने भी साइंटिस्ट आए, उन्होंने ये चीज एक्सप्लेन कर दी कि एटम तो आगे डिवाइड किया जा सकता है, क्योंकि एटम खुद छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिन्हें फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। भाई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, बाकी और भी कई सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, मेसॉन होता है, न्यूट्रिनो होता है, पॉजिट्रॉन होता है, ये सारे अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल हैं। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल है। स्टेबल मतलब जो एटम में हमेशा मिलते हैं, जिनसे एटम बनता है। तो एटम तो खुद छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो एटम इंडिविजुअल कैसे हुआ? एटम तो डिविजिबल हुआ। तो फिर साहब हम ये गलत वर्ड क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जब इस चीज का हमें पता लगा, तब तक ये चीज इतनी पब्लिक, क्योंकि इसका पता तो 19th सेंचुरी के बाद लगा था ना एटम डिविजिबल होता है, और तब तक ये चीजें इतनी पब्लिश हो चुकी थी कि उसे चेंज कर पाना मुश्किल हो गया। मान लेते हैं एक बच्चे का नाम है साहब पप्पू, ओ पप्पू जी पैदा हुआ तब से पप्पू पप्पू पप्पू, सारी दुनिया पप्पू ही कह रही है। जब पप्पू मरने वाला हो गया 95 साल का, तब उसने लिखा कि नहीं, मुझे अब ऐश्वर्या राय के नाम से जाना जाए। तो क्या पब्लिक उसे ऐश्वर्या बोलेगी क्या? अरे असर होगी, अब तो पप्पू ही है। क्योंकि वो चीज इतनी ज्यादा पब्लिश हो गई, उसे चेंज कर पाना मुश्किल हो गया, इसलिए आज भी हम गलत टर्म ही यूज करते हैं एटम, और करना ही पड़ेगा। ऐसी चीजें थर्मोडायनेमिक में भी आती है, लेकिन वो अपन उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पहला पॉइंट तो हो ही गया कि इसने क्या बताया था कि एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर का, जिसे आगे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। दूसरा इसने क्या कहा? एटम क्वाइट स्टेबल होता है। ये तो सही लाइन कही थी। इसने सारे कंसेप्ट ठीक बताए थे, एक आध दो कंसेप्ट ऐसे थे जिसकी वजह से कंसेप्ट फेल हो गया। इसने क्या कहा? एटम क्वाइट स्टेबल होता है, विच नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब जैसे मान लेते हैं मुझे कार्बन है, इसकी मुझे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करानी है, तो क्या बन गया मेरा? O2 बन गया। अरे बन गया कि नहीं बन गया? क्या मेरा एटम खत्म हुआ क्या? खत्म कहाँ हुआ? इसने अपनी स्टेट चेंज कर ली। ये सॉलिड से ये टाइम बदल गया, आपका गैस स्टेट में बदल गया। इसमें मास भी कंजर्व है। बताओ कार्बन का कितना होता है? 12। O2 2 O का कितना हो गया? 32 हो गया। इधर कार्बन का 12 प्लस 32 यानी 44 हो गया, तो मास भी कंजर्व है। अरे yes or no? यानी कि ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को फॉलो करता है।
लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के जितने भी रूल पढ़े तो उसमें पहला रूल तो ये था ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये एटम को स्टेबल बताता है, एटम कभी खत्म नहीं होता, विच नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जब एटम खत्म नहीं होगा तो उसका मास भी कंजर्व रहेगा, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करता है, ये फॉलो करता है। इज दैट क्लियर? हेडिंग डालो, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब इसके अंदर स्टार लगा लगा के लिखिए या पॉइंट डाल के लिखिए। पहला पॉइंट लिखिए, एटम इज क्वाइट स्टेबल, atom is quite stable, which neither be created nor be destroyed, which neither be created nor be destroyed, which neither be created nor be destroyed। ठीक है, दूसरा लिखिए, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर which can't be further subdivided, which can't be further subdivided is called atom, is called atom। ठीक है, इसको कॉपी कर लो एक बार, बोर्ड पे लिखा हुआ है जिसको। हो गया? अब देखिए, जैसे मान लेते हैं, इसी चैप्टर के मैंने आपको शुरू में भी बता दिया था, जैसे मान लेते हैं मैंने कार्बन एलिमेंट ले लिया, ऑक्सीजन एलिमेंट ले लिया, कार्बन एलिमेंट का मैंने एक टुकड़ा ले लिया, कार्बन का एक टुकड़ा ले लिया, तो उसमें सारे कार्बन ही कार्बन होंगे। जैसे लोहे का एक टुकड़ा ले लिया, लोहा ही लोहा लेंगे। अरे सुनो, ऑक्सीजन की जगह मान लो आप कुछ भी ले लो, एफ ही ले लो, चलो अभी इधर चारों तरफ एफ ही एफ ही एफ ही एफ ही के टुकड़े में, यानी कि एक एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे होते हैं। ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट। ठीक है, एक एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे होते हैं प्रॉपर्टी में भी, हालांकि इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही चेंज नहीं होता, डिफरेंस तो होता है, कार्बन 12 होता है तो कार्बन 13 भी होता है, तो कार्बन 14 भी होता है। लेकिन अगर नॉर्मलिटी में अगर अपन बात करें तो अपन क्या कहेंगे कि साहब एक एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे होते हैं, एक एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे होते हैं। लेकिन अगर डिफरेंट एलिमेंट के एटम की बात करी जाए तो इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, कार्बन की प्रॉपर्टी Fe से अलग है। ठीक है, लिखिए, ऑल एटम्स, ऑल एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट, all atoms of a particular elements have same property, have same properties, but they are different, but they are different from the atoms of other element, but they are different from the atoms of other element। ठीक है, अगला इसने क्या कहा था कि कोई भी जो कंपाउंड बनता है, जैसे मान लेते हैं CO2, कोई भी कंपाउंड डिफरेंट एलिमेंट से, डिफरेंट एटम से मिलकर बनता है, लेकिन इनका रेशो, लेकिन इनका रेशो फिक्स होता है। जैसे यहाँ कार्बन कितना है, कार्बन का मैंने कहा ना, जब भी रेशो की बात करें अपन मास की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम में जब भी बात करेंगे अपन वॉल्यूम की बात करेंगे। तो यहाँ कार्बन का मास कितना हो गया 12, ऑक्सीजन का मास कितना हो गया 16 दूना 32, ये इनका रेट। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द डाल्टन, अकॉर्डिंग टू द डाल्टन अ कंपाउंड इज फॉर्म, a compound is formed when atoms of different element, when atoms of different elements are combined in a fixed ratio, are combined in a fixed ratio। ठीक है,
नेक्स्ट लिखिए अगला, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। देखिए ये क्या कहता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन करा लो आप, एक्स वाई जेड जो भी आपको करानी है, जैसे मान लेते हैं मैंने N2 की रिएक्शन कराई H2, तो क्या बन गया आपका NH3। ये क्या कहता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम जो होते हैं वो रीऑर्गेनाइज हो जाते हैं। पहले नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपस में ऑर्गेनाइज थे, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन जब केमिकल रिएक्शन कराई गई तो ये रीऑर्गेनाइज हुआ, यानी कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना रहा है, NH3 बना रहा है। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, क्योंकि रिएक्शन का मतलब ही क्या होता है, पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना, तो यहां पर आपका पुराना बॉन्ड टूटेगा, H और H का, N और N का नया बॉन्ड बनेगा N और H के बीच का, यानी कि एटम रीऑर्गेनाइज हुआ है। तो ये सारी चीजें बताने वाला कौन था, डाल्टन। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो अगला पॉइंट लिखिए, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने सारी चीजें बताई है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आता है, ये बताया तो था, मास कंजर्व रहता है, अरे सुन लो, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन आता है, आ तो गया ये कांस्टेंट प्रपोर्शन, अरे सुन लो, लेकिन ये लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को एक्सप्लेन नहीं करती है, जो इस साल नीट के पेपर ने पूछा था 2025 में। Which theory is not explained by, which concept is not explained by, which laws is not explained by Dalton's atomic theory। और ये अपने एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, और ये मैं आपको तीसरी बार बता रहा हूं, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम इज नॉट एक्सप्लेन बाय डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, क्योंकि ये बताने वाला कौन था, गैल्यूसेक था। ये एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूं तो मुझे मोल की बात करनी पड़ेगी। एक मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 होता है, और मोल, वॉल्यूम, मॉलिक्यूल, इनकी डिस्कवरी हुई थी इसके बाद, एवोगैड्रो ने बताया। याद करो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले पिछले लेक्चर में बताया आप लोगों को कि मैं पढ़ा पहले देता हूं मोल वोल, लेकिन ये आए बाद में थे, क्योंकि अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है, क्योंकि मैंने कहा कि एक मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, तो मोल का पता तो बाद में लगा, तो इसे कहां पता था, तो ये तो सिर्फ मास की बात कर रहा था। इसलिए मैंने शुरू से एक बात कही थी, अगर हमें रेशो के बारे में कुछ भी कहा जाए तो हमेशा मास मानकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर वॉल्यूम के बारे में अगर वो बात कर रहा है तो वो आगे चला गया, आगे मतलब वो एवोगैड्रो के कंसेप्ट पे चला गया, वो क्या नाम है तुम्हारा, गैलूसेक के कंसेप्ट पे चला गया। इज दैट क्लियर, इसी में कंटिन्यू करते रहिए। इट कुडंट एक्सप्लेन बट इट कुडंट एक्सप्लेन लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ये इसके ड्रॉबैक है। कोई आपसे पूछ ले डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का ड्रॉबैक क्या है, कि साहब ये लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम का एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। दूसरा, किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम कंबाइन क्यों होते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम क्यों कंबाइन होते हैं, ये इसको नहीं बता सका। मुझे अच्छे से पता है कि साहब अगर मैं, जैसे मान लेते हैं नाइट्रोजन और नाइट्रोजन को आपस में कंबाइन करता हूं, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको लिखना आता है तो आप क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5, यानी कि 1 2 3 4 5। इधर भी कितने हो गए, 1 2 3 4 5। और वी नो वेरी वेल कि हर एटम अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, क्या पूरा करना चाहता है, ऑक्टेट। हालांकि ये ऑक्टेट वाली जो थ्योरी है वो पुरानी थ्योरी है, अपन बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में, जब अपन क्या पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर,
ठीक है ना? ये क्या कहता है कि कोई भी एलिमेंट अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, जब उसका ऑक्टेट यानी कि उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो वो स्टेबल हो जाता है। तो बताओ, इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या कर लेते हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेते हैं, ये शेयरिंग कर लेते हैं। इन दोनों ने कर ली, इन दोनों ने कर ली, तो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई और शेयरिंग पर दोनों का बराबर का हक होता है। तो बताओ, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर भी हो गए 8। दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया, मतलब मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया, हर नाइट्रोजन एटम स्टेबल हो गया। हर चीज स्टेबल होना चाहती है। जैसे मान लेते हैं मुझे 1 करोड़ का मकान खरीदना है, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। मेरे पास तो जैसे 70 लाख है, 80 लाख है, 90 लाख है। तो मुझे 90 लाख है, मुझे 10 लाख की जरूरत है। ऐसे ही सामने वाले को भी जरूरत है। तो हम दोनों ने मिलकर एक ही मकान खरीद लिया कि यार अपन चलो इसी को खरीद लेते हैं। अपने पास दोनों के पास पैसे कम है, इसी शेयरिंग करके ये खरीद ले, क्योंकि वो दोनों स्टेबल होना चाहते। लेकिन ये रीजन नहीं बता सका। ये बताया तो था इसने कि एटम किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम रीऑर्गेनाइज हो, मतलब वो नया बॉन्ड बना लेता है। अब क्यों बना लेता है, इसका रीजन इसने नहीं बताया। इसका रीजन बताने वाला था आगे का साइंटिस्ट, जिन्होंने ऑक्टेट रूल दिया था। नाम सुना है? ऑक्टेट रूल, न्यूलैंड्स ऑक्टेट रूल। ये चलो बताओ, ऑक्टेट रूल किसने दिया था? हैं? ऑक्टेट रूल होता क्या है? हर एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करता है और 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है या इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। ये कहलाता है ऑक्टेट रूल। लेकिन इसका पता लगा था डाल्टन के बाद। ठीक है, तो पहले इस लाइन को लिखिए। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी couldn't explain the reason of couldn't explain the reason of combining of atom. Dalton's atomic theory couldn't explain the reason of combining of atoms. Combining of atoms. ठीक है, चलिए अब हेडिंग डालिए अगला। नेक्स्ट हेडिंग डालिए मोल। मोल मैंने हल्का सा तो कल बता दिया था। मोल क्या होता है? A group of 6.02 into 10 to the power 23 particles is called 1 मोल। किसे कहते हैं? A group of 6.022 या 6.02 10 to the power 23 particles is called 1 मोल। और इसके बारे में सबसे पहले बताने वाला कौन था? इसके बारे में सबसे पहले बताने वाला था एवोगैड्रो। इसलिए इसे एवोगैड्रो नंबर भी कह सकते हैं। यानी कि 1 मोल का मतलब क्या होता है? 1 Na, 1 Na पार्टिकल। यानी कि 1 Na पार्टिकल्स कितने हो गए? 6.02 इंटू 10 की पावर 23, 6.022 इंटू पावर 23 पार्टिकल। कल की क्लास में बताया था ना, इतनी चीजों को मिलाकर 1 मोल कहते हैं। मैंने कहा 6.00 तो 10 के पावर 23 बच्चे हैं साहब, तो मतलब 1 मोल बच्चे हैं। 6.02 इंटू 10 के पावर 23 किताबें हैं, मतलब 1 मोल किताबें हैं। 6.02 तो 10 के पावर 23 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब एक बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इज दैट क्लियर? अब ये पार्टिकल आपके कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है ये आपके इलेक्ट्रॉन हो सकता है ये आपके प्रोटॉन हो सकता है ये आपके न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल चार्ज होता है। हो सकता है ये आपके एटम हो सकता है ये आपके आयंस हो सकता है आपके, मतलब कुछ भी हो। इतनी चीज होनी चाहिए तो उसे ही क्या कहा जाता है? 1 मोल कहा जाता है। इज दैट क्लियर? ये तो एक नॉर्मल डेफिनेशन है, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन। सा मोल क्या होता है? 6.0 तो 10 की पावर 23 चीजों को 1 मोल। इसकी एक और डेफिनेशन है जो एक एटम के बेसिस पर दी गई, कार्बन 12। अब वो पढ़ेंगे इसके बारे में।
कार्बन 12, ठीक है, इसका मैंने 12 ग्राम ले, 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम प्रेजेंट है उसके एक मोल कहा जाता है। काम नहीं आया सब, वही तो समझना है। मैंने कहा आपसे, जैसे आपने कई जगह कई सवालों में आपने पढ़ा होगा, मोलर मास कार्बन का 12 ग्राम, मोलर मास नाइट्रोजन का 14 ग्राम, मोलर मास ऑक्सीजन का 16 ग्राम लिखा रहता है ना। मोलर मास क्या लिखा रहता है? मोलर मास मतलब किसी का भी जिस एटम की बात करें, जैसे ऑक्सीजन का लिख लो 16 ग्राम। मोलर का मतलब क्या होता है? एक मोल का मास, एक मोल का मास। एक मोल कितना होता है साहब? एक मोल होता है 6.02 10 की पावर 23, यानी कि 6.02 इंटू 10 की पावर 23 का ऑक्सीजन का मास है 16 ग्राम। मोलर जहां भी आ जाता है उसका मतलब होता है एक मोल का। मोलर मतलब मोल, एक मोल। और एक मोल का मतलब क्या होता है? एक एनए। एक एनए का मतलब क्या होता है? 6.02 10 की पावर 23। अब जहां भी आपको ग्राम में लिखा आता है ना, जैसे 16 ग्राम, तो वो 16 ग्राम अकेले कार्बन का नहीं है, कितने कार्बन का। तो मैं यूं भी तो कह सकता हूं 16 ग्राम कितने से, कार्बन नहीं ऑक्सीजन सॉरी, मैं आपसे कहूं 16 ग्राम के अंदर कितने एटम है? इतने एटम है। अगर मैं कार्बन का लिखूं तो कार्बन का कितना लिखोगे? 12 ग्राम। ग्राम में लिखा है तो मतलब एक मोल का मास है। रेस और नो। अब बताओ, जैसे नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है? नाइट्रोजन एटम का, नाइट्रोजन एटम का, एक एटम का मोलर मास कितना होता है? 14 ग्राम। 14 ग्राम तो अकेले नाइट्रोजन का है क्या? 14 ग्राम मतलब कितने का है? 6.02 10 की पावर 23। तो मोल की एक और डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ एटम विच आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ 6C12। नई डेफिनेशन एक और क्या है? नंबर ऑफ एटम्स विच आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ 6C12। मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करते, एक्स वाई जेड कोई सा भी एलिमेंट मान लो एक्स, किसी भी एटम का रिप्रेजेंटेशन उसकी जान से करते हैं। कहीं से करते हैं? जेड ए एन। जेड किसको लिखते हैं यहाँ पर? एटॉमिक नंबर को। ए किसको रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक मास, मास नंबर को। और यहाँ पर साइड में जो लिखा आता है ना नीचे की तरफ, वो होता है न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का सीधा सा तरीका है, ऊपर वाली माइनस नीचे वाली बराबर बगल वाली, ऊपर वाली माइनस नीचे वाली बराबर बगल वाली। यानी कि ए में से जेड को घटा दो तो क्या आ जाएगा? आपका एन आ जाएगा। अरे ऐसा और नो। लेकिन अभी अपन इस चीज को नहीं पढ़ रहे हैं, ये चीज अपन पढ़ेंगे आगे। मतलब आगे का मतलब ये नहीं है कि नीट के बाद पढ़ोगे, जेई के बाद पढ़ोगे, इसी चैप्टर में आएगी। लेकिन अभी तो अपन डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। तो बात उठती है, साहब आपने डेफिनेशन जो बताई मुझे दो बता दी, ठीक है, मोल भी आपने बता दिए। पहली डेफिनेशन किसको रिप्रेजेंट करती है? संख्या को। 6.02 तो इंटू 10 के पावर 23 चीजें इकट्ठी कर लो, मोल कहलाती है। दूसरी डेफिनेशन शानदार है, अगर आपको मोलर मास दिया है तो मोलर का मतलब होता है एक मोल, और मोलर मास हमेशा ग्राम में आएगा। चलो बताओ, कार्बन का मोलर मास बताओ, 12 ग्राम। नाइट्रोजन का मोलर मास बताओ, 14 ग्राम। ऑक्सीजन का मोलर मास बताओ, 16 ग्राम। मोलर मास मतलब एक मोल का मास, एक मोल मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम का मास। इज दैट क्लियर? ठीक है, पहले इसको कॉपी कर लो, यू का यू डेफिनेशन दिखा दी मैंने, कॉपी कर लीजिए। आगे चलते हैं। हो गया? आगे चले बच्चों। देखिए,
शिफ्ट कर दूं? हाँ जी। अब देखिए, मोल क्या है? मोल। केवल मोल को मोल ही नहीं कहते। तुम्हारा नाम पप्पू है, पप्पू ही थोड़ी होगा, घर पे पू भी होगा। कोई आपको रामजीलाल बोलेगा, कोई हजारी बोलेगा, कोई बनवारी बोलेगा। हर एक आदमी के कई नाम है। ऐसे मोल के भी कई नाम हैं। इसे अलग अलग नामों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ग्राम मोल का मतलब भी होता है, ग्राम एटम का मतलब भी मोल होता है, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब भी मोल होता है, ग्राम आयन का मतलब भी मोल होता है। ठीक है, आपको ग्राम आयन कह दिया, इसका मतलब भी मोल है। अगला, अगर आपसे कहे कि 6.02 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल है, इसका मतलब भी मोल होता है। अगर मैंने आपसे कहा 22.4 लीटर ऑफ गैस एट एनटीपी और एसटीपी, अगर इसमें मैं टेम्परेचर की बात करूं तो अपन टेम्परेचर कितना लेते हैं? अपन एनटीपी पर 25 डिग्री टेम्परेचर लेते हैं, जो जनरली अपन 27 लिख देते हैं। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना आता है, शुरू में बता दिया। अगर डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है तो आपको इसमें 273.15 या 273 ऐड कर दो, 298 केल्विन हो जाएगा। और अगर प्रेशर की बात करते हैं तो 1 एटीएम प्रेशर हो। ये आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन है टेम्परेचर की 25 डिग्री। ठीक है, अगर मैं गैस की बात करता हूँ वो प्रेशर की 180 एम। ठीक है, अब देखो, इन सब का मतलब होता है मोल। अब जैसे मान लेते हैं मैंने आपसे कहा कि भाई जी, क्या कहा मैंने? भाई जी, मैंने कहा 2 मोल नाइट्रोजन एटम। अकेला है तो एटम है, और अगर मैं एन की जगह N2 लिख देता तो वो मॉलिक्यूल हो जाता। ठीक है, अकेला है तो एटम है, शादी हो गई तो मॉलिक्यूल, बच्चे हो गए तो ये कंपाउंड। कंपाउंड में डिफरेंट टाइप के एलिमेंट होने चाहिए, डिफरेंट टाइप के एटम्स होने चाहिए एक फिक्स रेशियो के अंदर। एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड। तो ध्यान रखना इस चीज का। आपको पेपर वाला बोलेगा 2 मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, मतलब N2 की बात कर। 2 मोल नाइट्रोजन एटम, मतलब एन की बात कर रहा है। कंपाउंड के बारे में तो बोलेगा ही, N2 के कंपाउंड तो करोड़ों है, कौन सा बोलेगा वो हमें क्या पता। यस और नो? इसे मैं यूं भी तो कह सकता हूँ 2 मोल की जगह 2 मोल ग्राम मोल, 2 ग्राम मोल। अब बताओ, मैं इसे ये भी तो कह सकता हूँ 2 ग्राम मोल की जगह 2 ग्राम एटम। मोल का मतलब क्या होता है? मोल। ग्राम मोल का मतलब क्या होता है? मोल। ग्राम एटम का मतलब क्या होता है? मोल। अरे ऐसा और नो, तब आपने एटम क्यों लिखा? क्योंकि एटम ही तो है। अरे ऐसा और नो, आपको पेपर वाला बोलेगा 2 ग्राम मोल नाइट्रोजन एटम, आपसे कहेगा 2 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, तो इसका मतलब क्या है? मोल है। मोल का मतलब मोल, ग्राम मोल का मतलब मोल, ग्राम एटम का मतलब मोल, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब मोल, ग्राम आयन का मतलब मोल। समझ में आ गया? 22.4 लीटर अभी बताया था मैंने पिछली क्लास में। एक मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर एनटीपी एसटीपी पर। अगर पेपर वाला कुछ भी ना बोले ना, अगर अपन को बोला ही नहीं एनटीपी एसटीपी, तो अपन नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर मानकर ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, पहले कॉपी कर लो यहां तक, कॉपी कीजिए पहले एक बार इसको। कर लिया? हो गया? चलो जी, अब देखिए अगला। हाँ भाई, मोल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मोल। कल बताया था ना हल्का सा,
बताओ, मोल से अगर आपको मॉलिक्यूल निकालना है, क्या मॉलिक्यूल से आपको आइटम निकालना है, मोल को मॉलिक्यूल में बदलने के लिए या मॉलिक्यूल को एटम में बदलने के लिए क्या करते हैं, मोल को मॉलिक्यूल में बदलने के लिए Na से मल्टीप्लाई करते हैं, मॉलिक्यूल को एटम में बदलने के लिए एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दे। और एटॉमिसिटी बताई थी, एटॉमिसिटी का मतलब होता है नंबर और एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक एटम के अंदर कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो कहलाती है आपकी क्या, एटॉमिसिटी। अब देखिए, मोल निकालने के कितने तरीके हैं, मोल निकालने के आपको मैं कई तरीके बताऊंगा, जिनमें से 3-4 तरीके तो इस चैप्टर में ही काम आएंगे। अपन एम बाय एम, एम क्या होता है, छोटा एम गिवन मास, गिवन मास, और ये बड़ा एम क्या है आपका, मोलर मास। मोलर का मतलब जानते हो, एक मोल का मास, जो ग्राम में आता है। ठीक है, दूसरा एन अपॉन एन, एन क्या है, ऊपर वाला एन गिवन नंबर, अभी सवाल करेंगे। ठीक है, और नीचे वाला नंबर तो जानते हो, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो, कल ही बताया था ना एवोगैड्रो नंबर, आज भी तो बता दिया दोबारा। और अगर फॉर गैस की बात करता है, किसी भी गैस के लिए, तो अपन क्या कहेंगे, वी गैस अपॉन 22। इन तीनों तरीके से आप मोल निकाल सकते हो। वापस देखिए, इसको ध्यान रखना, ये एमटीआर हल्के मत ले जाना इसको। मोल निकालने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके, मास बाय मास, नंबर बाय नंबर, और वी गैस अपॉन 22.4। बताओ, मोल निकालने के कितने तरीके हैं, 3, मास बाय मास, नंबर बाय नंबर, और वी गैस अपॉन 22.4। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए, हाँ और भी तरीके हैं जो आपके आगे चैप्टर में आएंगे, बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे ना, इलेक्ट्रो, तब इलेक्ट्रो के अंदर आएंगे आपके। ठीक है, तरीके तो 1000 है, लेकिन अभी तो अपन इसी चैप्टर में पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर इन 3 को फोकस करता है। इज दैट क्लियर। मोल को मॉलिक्यूल में बदलने के लिए क्या करते हैं, Na से मल्टीप्लाई, और मॉलिक्यूल को एटम में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, एटॉमिसिटी से। अगर मैं एटॉमिसिटी की बात करूं, एटॉमिसिटी, जैसे मान लेते हैं ये तो आपका मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो भी हो गया, ठीक है, ये तो हो गई आपकी स्पीशीज, और ये हो गई आपकी क्या मेरे बच्चों, एटॉमिसिटी। ठीक है, मान लेते हैं मैंने कहा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की कितनी हो गई एटॉमिसिटी 2, ओजोन की कितनी हो गई आपके 3, फास्फोरस P4 की कितनी हो गई 4, NH3 की कितनी हो गई 4, 3 नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन। अगर मैं कहूं H2SO4 की कितनी हो गई 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन, तो 2 3 और 4 7। इज दैट क्लियर। ठीक है, कॉपी कर लो एक बार इसको। हो गया बच्चों, ठीक है। अब इस पे करते हैं छोटे छोटे न्यूमेरिकल। ठीक है, पहले तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल करा देता हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे फाइंड नंबर ऑफ मोल इन द फॉलोइंग केस। अब आपको कह दिया साहब उसने ए, जैसे मैं यहां लिख देता क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल निकालने, और जनरली मोल को रिप्रेजेंट किया जाता है एन से, स्मॉल एन। ठीक है, जैसे उसने आपको पहला दे दिया
14 ग्राम N2। ठीक है ना। मान लो आपसे उसने कह दिया 3.01 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ O2 गैस। मान लो उसने आपसे कह दिया 11.2 लीटर ऑफ N2 गैस एट NTP और एस्ट, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। ये उसने आपको एक क्वेश्चन दे दी। क्या दे दी? एक क्वेश्चन, सब में मोल बनाना है। आपको पता है मोल निकालने के कितने तरीके हैं? 3। मास बाय मास, नंबर बाय नंबर, वी गैस अपॉन 22.4। तो बताओ यहाँ पर कौन सा तरीका लोगे? आपको मास दे रखा है ना, तो गिवन मास अपॉन कैपिटल एम मोलर मास। तो बताओ गिवन कितना है? गिवन 14। और एक नाइट्रोजन का मोलर मास, कुछ एक मोलर मास आप याद रखना, जैसे हाइड्रोजन का याद रखना, अलग पेपर वाला दे देता है। हीलियम का याद रखना, लिथियम का, बेरिलियम का, बोरॉन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ओ, एफ, सारे लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ लिख देता हूं जो आपके काम आते रहेंगे। Mg, क्लोरीन, सल्फर, ठीक है, सल्फर और फॉस्फोरस। ठीक है। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, हीलियम का 4, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बोरॉन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, 16, 19, 23, 24, 35.5, सल्फर का 32, फास्फोरस का 31। ये कॉमन है जो आप याद रखना, पेपर वाला दे देता है हालांकि। नीट में, जेई में तो खैर आप जानते ही, टेबल ही बना के दे देता है आपको। हाँ भाई, चलो अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिवन मास, नाइट्रोजन का गिवन मास कितना है? 14। मोलर मास, एक नाइट्रोजन का 14 है, तो दो का कितना हो गया? 28। काटो, कितना आ गया? 1/2। इधर निकालो, इधर आपको मोल निकालना है, तो मोल निकालने के 3 तरीके, मास बाय मास, नंबर बाय नंबर, वी गैस अपॉन 22.4। तो क्या आपको मास दे रखी है कि नंबर दे रखी है? तो संख्या दे रखी है ना, तो आप क्या करोगे? नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर कितने दे रखे हैं? 3.01 इंटू 10 to the power 20 अपॉन एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? 6.02 इंटू 10 to the power 23। ये 23 से 23 कट गया, ये कट गया, तो कितना आया बताओ? 1/2 मोल। यस और नो? ऐसे ही अब इधर निकालना है, तो बताओ आप तीनों तरीकों में से कौन सा तरीका काम में लोगे? 3 तरीके कौन कौन से? मास बाय मास, सब मास तो है ही नहीं। नंबर बाय नंबर, सब संख्या भी नहीं है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम दे रखा है। कितना दे रखा है आपको? पी गैस, वॉल्यूम गैस का अपॉन 22.4। तो बताओ गैस का वॉल्यूम कितना दे रखा है? 11 तो अपॉन क्या करोगे? 22.4, काटो, कितना आ गया? 1/2 मोल। अरे यस सर, नो सर, इज दैट क्लियर? कॉपी करो एक बार। सोडियम का 23 है ये, 23। क्लोरीन का 35.5, फास्फोरस का पी का 31, सल्फर का 32, 32। हो गया? चलो एक और क्वेश्चन, अभी तो स्टार्ट हुए क्वेश्चन, अभी तो प्रोग्राम चलेगा खतरनाक वाला। हाँ भाई, क्वेश्चन देखिए, फाइंड नंबर ऑफ मोल
मॉलिक्यूल्स एंड एटम इन 8 ग्राम ऑफ CH4। 8 ग्राम CH4 के अंदर मोल मॉलिक्यूल एटम निकालने। और ये क्वेश्चन खूब आता है पेपर में। कभी मोल पूछ लेगा, कभी मॉलिक्यूल पूछ लेगा, कभी एटम कुछ भी पूछ ले, आपको ध्यान होना चाहिए। मोल निकालने के कितने तरीके हैं आपके पास? 3। मास बाय मास, नंबर बाय नंबर, वी गैस अपॉन 22.4। क्या आपको पेपर वाले ने मास दे रखा है क्या? यस सर, मास दे रखा है ना 8 ग्राम। तो आपका क्या लगेगा? मास अपोन मोलर मास। बताओ गिवन मास कितना है? 8 अपोन मोलर मास किसका निकालना है? CH4 का। CH4 का निकालना तो आता होगा। कार्बन का कितना होता है? 12 दिखाया था ना। हाइड्रोजन एक, हाइड्रोजन का एक है तो 4 का कितना होगा? 4। तो 12 और 4 16। तो कितना हो गया? 8/16। काटो कितना आ गया? 1/2 मोल। हो गया। अब बताओ मैंने क्या कहा था? मोल को मॉलिक्यूल में बदलना है। तो मोल को मॉलिक्यूल में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? Na से। अभी बताया था ना, मोल फिर मॉलिक्यूल फिर एटम। मोल को मॉलिक्यूल में बदलने के लिए Na से मल्टीप्लाई करते हैं, मॉलिक्यूल को एटम में बदलने के लिए एटमिसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मोल को मॉलिक्यूल में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दो? Na। तो ये आपका मोल से क्या बन गया? मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल से आपको एटम में बदलना है, तो यानी कि 1/2 Na ये मॉलिक्यूल है। एटम में बदलने के लिए एटमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, एटम की संख्या से। अब जरा गिनो CH4 में कितने एटम है? एक कार्बन का, 4 हाइड्रोजन के। एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, टोटल कितने हो गए? 5। तो ये आपका मॉलिक्यूल से काय में बदल गया? एटम के अंदर। तो आपके पास टोटल एटम की संख्या कितनी आ गई? अगर मैं लिखूं तो ये कितना हो गया? 5/2 हो गया। 5/2 मतलब 2.5 इंटू क्या है आपके पास? Na, यानी कि 2.5 Na एटम्स हो। आप चाहो तो Na की वैल्यू पुट कर दो, वो पेपर के अकॉर्डिंग देख के करनी है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। बताओ 2.5 Na कितना होता है? एक Na 6.02 इंटू की पावर 23 एटम। ये आपके पास एटम आ गए। वापस देख लीजिए, मोल को मॉलिक्यूल में बदलना है तो Na से मल्टीप्लाई, मॉलिक्यूल को एटम में बदलना है तो एटमिसिटी से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, कॉपी कीजिए। अब एक क्वेश्चन दूंगा, वो घर से करके लाना। अभी तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पॉइंट लग गया बीच में। हो गया। अब एक क्वेश्चन आप घर पे करना, ये वाला। फाइंड नंबर ऑफ मोल मॉलिक्यूल्स एंड एटम इन 44.8 लीटर ऑफ SO3 गैस एट NTP और 44.8 लीटर। मतलब क्या दे रखा है उसने? वॉल्यूम। और वॉल्यूम से मोल निकालने का तरीका बता रखा है मैंने, वी गैस अपॉन 22.4 से। अब आगे का आप करना। ठीक है, सॉल्यूशन कल करना है आपको। ठीक है, मैं तो कराऊंगा ही बोर्ड पे। ठीक है, ध्यान रखना है, बार बार मैंने एक चीज कही है, क्लास कंटिन्यू रखो, क्लास में इफ एंड बट नहीं करना है। कॉपी करो इसको।